हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन कंपाउंड्स जो है कवर किया था, जो कि थी, देखो हमने कल दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना कार्बन कंपाउंड्स की। एक तो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी थी एडिशन रिएक्शन। आज हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ नहीं है, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि जो अल्केन्स होते हैं, तो वो जो है अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं, मतलब काइंड ऑफ अनरिएक्टिव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। मतलब जो ये अल्केन्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर तो केमिकल रिएक्शंस जो है शो नहीं करते वो, क्योंकि केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ अल्कीन जो है रिएक्टिव था क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड था, तो वो अल्केन में बना इस एडिशन रिएक्शन में, है ना। सेम यहाँ पे अल्काइन। तो ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, बिकॉज ये इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनको अपना डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है और अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है, उन्हें जो है अपना वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हटाना होता है और सिंगल बॉन्ड लाना होता है और अल्केन बनाना होता है, क्योंकि अल्केन जो है थोड़े से स्टेबल होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब अल्केन जो है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में वो जो है अनरिएक्टिव रहेगा, वो शो नहीं करेगा। बट सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम्स को अपने जो है ऐड कर लेगा। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट किसका, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम का किससे रिप्लेसमेंट होगा, किसी और एटम से। जैसे यहाँ अल्केन क्या है, CH4। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता क्या है कि अगर एयर में क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन गैस है, तो क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा इस क्लोरीन के एटम से। तो एक क्लोरीन एटम यहाँ लग जाएगा तो CH3Cl, और एक हाइड्रोजन एटम हटा और एक Cl इसका बचा, तो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा, HCl। देखो इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया एक क्लोरीन एटम से, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो ये रिएक्शंस होती है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, अब इसकी देखो कंडीशंस है। अगर आपको सिंपल ये लिख कर दे दे, ठीक है, सनलाइट, तो आपको क्या करना है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है कि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो चुका है क्लोरीन एटम से और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। बट अगर आपको ये लिख के दे दे कि Cl2 जो है एक्सेस में है, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो प्रोडक्ट बनाओ, तो क्या होगा, ये रिएक्शन ना तब तक होगी जब तक सारे हाइड्रोजन एटम इस अल्केन के रिप्लेस ना हो जाए क्लोरीन एटम से। जैसे कि पहले ये बनेगा, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर क्योंकि Cl2 एक्सेस में था तो फिर से इसी अल्केन की रिएक्शन होगी Cl2 के साथ और एक और क्लोरीन एटम लग जाएगा, है ना। Cl2 एक्सेस में था, फिर से रिएक्शन होगी इस अल्केन की और एक और क्लोरीन एटम लग जाएगा, फिर से रिएक्शन होगी और फाइनली CCl4 बन जाएगा, जो कि है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो अगर सिंपल बता दे कि ये है, ठीक है, रिएजेंट्स आपको नहीं बताया है कि ये एक्सेस में है, इसका अमाउंट क्या है, तो आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है। पर अगर आपको लिखकर बोल दे कि Cl2 एक्सेस में है, तो आपको क्या करना है, सारे हाइड्रोजन के एटम्स किससे रिप्लेस करने हैं, क्लोरीन के एटम्स से। ठीक है, तो ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विद दिस हमारी जो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन कंपाउंड्स की, पहला था कंबस्टन, सेकंड वन ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड एडिशन, एंड लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कंप्लीट होता है। ये कुछ येलो बॉक्सेस में कुछ दे रखी है इंफॉर्मेशन, इसको पढ़ लेते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम। देखो कोल या पेट्रोलियम क्या है, ये भाई कार्बन के कंपाउंड्स ही है।
ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, जो भी आपका डेड डिकेइंग मैटर होता है ना, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उससे ही आपके कोल और पेट्रोलियम बनते हैं। सो कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास। बायोमास मास मतलब वो लिविंग मैटर किसका, उस डेड ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो भी कुछ कंपाउंड्स थे, जो भी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उससे कोल और पेट्रोलियम बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब वो बायोमास क्या होता है, उसका क्या होता है, डीके होता है। डीके किसकी प्रेजेंस में होगा, बायोलॉजिकल या फिर जियोलॉजिकल प्रोसेस में। ये पूछा नहीं जाएगा बट ये जनरल नॉलेज के लिए सही है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब कोल कैसे बनता है, कोल है किसका, डेड डिकेइंग होता है जब ट्रीज का, फर्न्स का और अदर प्लांट्स का, है ना, डेट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बेसिकली जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है ना, उसका आगे डीके होगा। वो डीके से क्या बनेगा, आपका कोल बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। कोल आपके प्लांट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म थे ना, प्लांट किंगडम के अंदर जो भी प्लांट्स ट्रीज आते हैं, उनके डेड एंड डीके से बना है। होता क्या है कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, वो डेड हो गया है, तो वो क्रश्ड इनटू द अर्थ, मतलब वो अर्थ की नीचे वाली लेयर में चला गया। जैसे सिंपल है, मान लो ये यहाँ पे कोई ट्री था, इसका डेड डिके हो गया, ये ऐसे ही पड़ा है। अब इस पे सॉइल आता जाएगा तो ये धंसता जाएगा, है ना। तो दीज वर क्रश्ड इनटू द अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस। अब ये क्रशिंग, ये धंसना बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे डेड हो गया तो उसके ऊपर सॉइल जो है ऐड ऑन होता गया, ठीक है, ड्यून बनता गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, है ना। दे वर प्रेस डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो सॉइल में धंसते चले गए, नीचे अर्थ की क्रस्ट में चले गए, ठीक है। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, एंड स्लोली जब उन पे एक्ट किया बैक्टीरिया ने, हाई प्रेशर लगा, हाई टेम्परेचर लगा, है ना, तो दे स्लोली डिकेड इनटू कोल। ये जो ऑयल है या जो गैस हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, वो क्या है, रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। तो ऑयल और गैस किसके डीके से बने हैं, उन प्लांट्स एंड एनिमल्स के डीके से जो सी में रहते थे। व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट। तो सी बेड के नीचे उनकी बॉडी कैसे आई, कैसे पहुंची, उनका डेड डीके हो गया तो वो सी बेड में चले गए, नीचे चले गए, वो वाटर सरफेस के बेड पर, है ना। फिर यहाँ पे धूल मिट्टी जो भी थी उसने कवर कर लिया उनको, है ना, और स्लोली स्लोली उनका डीके हो गया। डीके किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से हुआ। बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स, ठीक है, हाई प्रेशर लगा, हाई टेम्परेचर लगा, टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर्स दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू, ठीक है। और जो सिल्ट उनके ऊपर था, देखो ये जो धूल मिट्टी जो भी थी, ठीक है, और डेड रिमेन था, ये तो ऑयल गैस में चेंज हो गया। जो भी धूल मिट्टी या बाकी जो छोटे मोटे कंकर पत्थर जो भी थे, दे स्लोली चेंज्ड इनटू रॉक, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी चीज़ थी, छोटा मोटा कंकर पत्थर धूल मिट्टी, वो रोक में चेंज हो गया, है ना। और उस रोक में क्या आ गए आपके, जो जो भी यहाँ पे ऑयल और गैस बनी, इसके डेड और डीके से, इस प्लांट के डेड प्लांट या डेड एनिमल के डीके से, जो कि कभी लिविंग था उस वाटर बॉडी में। तो यहाँ जो रोक, इससे जो भी ऑयल या गैस बना, वो जो पोरस पार्ट यहाँ पे जो रोक का कोई भी मतलब छोटा सा कोई स्पेस होगा, तो उसके थ्रू उस रोक में जो है एंटर कर गया और ट्रैप्ड लाइक वाटर इन अ स्पॉन्ज। जैसे स्पॉन्ज में वाटर भर जाता है, ऐसे ही इस रोक में ऑयल और वाटर ट्रैप हो गया, भर गया। द ऑयल एंड गैस सीप्ड इनटू द पोरस पार्ट्स ऑफ द रोक एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन अ स्पॉन्ज। कैन यू गैस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल एंड पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स के क्यों कहते हैं, देखो फ्यूल्स मतलब एनर्जी देंगे बर्न होने पे, फॉसिल इसलिए, फॉसिल क्या है, कोई भी डेड रिमेन, किसका, किसी भी प्लांट का या एनिमल का, या तो पूरी बॉडी या फिर उसका कोई पार्ट। तो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनको बर्न करने से हमें एनर्जी मिलती है। और फॉसिल का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो उसकी पूरी बॉडी या उसका कोई पार्ट, ठीक है, जो बच गया है आफ्टर इट्स डेथ। तो ये जो कोल और पेट्रोलियम है, ये उन्हीं डेड पार्ट से ही तो बने हैं, एक तरीके से वही डेड पार्ट ही तो है ना। उसके बाद वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। तो ये हमने कवर किया था कि
जो अल्केन्स होते हैं दे बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, है ना। लेकिन जो अल्कीन्स या अल्काइंस होते हैं उनकी जो फ्लेम होती है ना उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है। तो यही बात है कि कोई भी सब्सटेंस विद और विदाउट अ फ्लेम क्यों बर्न करता है। देखो, क्या आपने कभी कोल यानी कोयले को जलाया है या वुड को जलाया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना कि जो भी कैंडल है या जो एलपीजी गैस है जो हमारे गैस में होती है, दे बर्न विद अ फ्लेम, क्लीन फ्लेम, है ना। लेकिन कोयला है या फिर जो चारकोल है जो हम अंगीठी में जलाते हैं, वो क्या करता है, वो बस ग्लो करता है रेड और हीट प्रोवाइड करता है विदाउट अ फ्लेम। तो उसकी आपने कभी फ्लेम नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी आपने उसकी फ्लेम? क्योंकि जो फ्लेम है ना वो तभी प्रोड्यूस होती है जब हम किसी गैसियस सब्सटेंस को बर्न करते हैं, ठीक है। फ्लेम कब बनेगी? जब हम किसी गैसियस सब्सटेंस को बर्न करेंगे। जब हम वुड या फिर चारकोल में जो है उसको बर्न करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी वुड के अंदर जो भी गैसियस सब्सटेंस था, जो वोलेटाइल सब्सटेंस था, या चारकोल के अंदर जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस था, वो क्या हो गया, उसकी बर्निंग हुई है, इस वजह से फ्लेम आती है। अब चारकोल में थोड़ा बहुत जो भी गैसियस सब्सटेंस रहा होगा वो बर्न किया होगा ज़रूर फ्लेम के साथ, पर चारकोल में थोड़ा सा ही कुछ वो गैसियस सब्सटेंस था, इसलिए शुरू में आपको थोड़ी सी फ्लेम दिखने को मिलती है और बाद में आपको फ्लेम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो चारकोल जो है उसमें जो भी गैसियस सब्सटेंस था उसकी पूरी जो है बर्निंग हो चुकी है, अब कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं बचा है। यहाँ से बस लेने की बात ये है कि जो कोई भी सब्सटेंस ऑन बर्निंग या तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। फ्लेम इसलिए प्रोड्यूस करेगा जब उसके अंदर जो भी गैसियस सब्सटेंस है उसकी बर्निंग होगी। कोयला है वो शुरू में जो है एक फ्लेम के साथ बर्न होता है क्योंकि उसमें जो गैसियस सब्सटेंस था वो बर्न हो रहा है, बाद में वो रेड हो जाता है और हीट प्रोवाइड करता है, वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता क्योंकि जो भी गैसियस सब्सटेंस था उसकी बर्निंग हो चुकी है, वो जा चुका है, उसने फ्लेम दे दिया, अब कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं बचा है ना। उसके बाद देखो एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब उस गैसियस सब्सटेंस के एटम्स को जो है हम हीट करते हैं, है ना। और हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट को जब, अब ये सिंपल वैसा ही पॉइंट है कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट को अगर हम बर्न करेंगे ना तो वो डिफरेंट कलर से जो है डिफरेंट फ्लेम को जो है वो देगा। जैसे कि सोडियम को बर्न करेंगे तो वो येलो फ्लेम से जलता है, कॉपर को बर्न करेंगे तो वो जो है अलग फ्लेम से जलता है, ऐसे ही लिथियम एलिमेंट को जो है बर्न करेंगे तो वो अलग फ्लेम से जो है जलता है ना। और मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स जो है क्लीन फ्लेम से जलते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस जो है फ्लेम देते हैं लेकिन स्मोक भी देते हैं साथ ही साथ। कभी कभी जब इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है अल्केन का तो हमें एक ब्लैक स्मोक देखने को मिलती है, ठीक है। तो कभी कभार वो अल्केन भी जो है स्मोकी फ्लेम से जलने लग जाता है। तो इसमें यही था इन दो येलो बॉक्सेस में, ठीक है। थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात थी, एज सच कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ से नॉलेज ये मिलती है कि कोई भी सब्सटेंस विद और विदाउट फ्लेम क्यों, कोई सब्सटेंस को बर्न करने पे फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होती है तो किसी की में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। और ये कोल और पेट्रोलियम तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से हमें मिले हैं, क्यों उन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and सब्सक्राइब माई चैनल। इसमें एक क्वेश्चन है कि ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम टू। देखो इसका आंसर जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन नहीं होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन होता तो एक ब्लैक स्मोक मिलता, है ना। कैंडल येलो फ्लेम से, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो वो एक क्लीन फ्लेम से जलेगा। कलर डिफरेंट हो सकता है, अगर अनसैचुरेटेड है तो वो स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा। तो जो कैंडल फ्लेम का येलो कलर है वो किसकी वजह से वो कंप्लीट कंबस्चन है। और अगर वो
क्लियर एकदम कलर है, कोई स्मोक प्रोडक्शन नहीं है, इट मीन्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।